नमस्कार। आज के युग में ज़रूर आप जानना चाहते होंगे कि जो वायरस और पैंडेमिक की चर्चाएं चलती हैं, अचानक से पूरे समाज में एक माहौल सा बनता है, लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचेगा और एक पैनिक का माहौल बन जाता है। हम लोगों ने अभी अभी देखा है कोविड-19 के समय, जब पूरी दुनिया असहाय महसूस कर रही थी और ऐसा लॉकडाउन और इतने सबने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए थे। ये बात अलग है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, इन लोगों ने कभी भी हाथ खड़े नहीं किए। जो संभव हुआ इन लोगों ने उसके लिए किया था। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि ये क्या चल क्या रहा है या आने वाले समय में क्या होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी पैंडेमिक एक्स, वायरस एक्स या एपिडेमिक एक्स के बारे में। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्या हो क्या रहा है। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये जो अभी एक चिंता मची है, वो यूनाइटेड किंगडम के वैक्सीन के जो टास्क फोर्स है उसकी चीफ के बयान, हालांकि वो बयान सही है कि आने वाले समय में कोई खतरनाक बीमारी आ सकती है, तो ये सिर्फ वहीं से नहीं आ रहा। पूरी दुनिया में जो इन्फेक्शस डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं या ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, सभी लोग इस बात को मानते हैं कि कोई नई बीमारी इन्फेक्शन के रूप में कभी भी आ सकती है, जिसका रेसिस्टेंस या जिसके प्रति ह्यूमैनिटी में या लोगों में इम्यूनिटी नहीं हो तो वो काफ़ी घातक हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है और कोई अजूबा भी नहीं है। फिर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। क्या है प्रश्न? हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय एक बड़े फेमस ऑथर थे, रॉबिन कुक। डॉक्टर थे लेकिन उनके उपन्यास बहुत ही फेमस हुए, मेडिकल थ्रिलर कहा जाता था। उनकी एक नॉवेल कोमा पर एक ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी, कोमा, COMA, कोमा। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और कॉलेज के ज़माने में मैं उनके नॉवेल्स का फ़ैन हुआ करता था, अभी भी फ़ैन हूँ। कॉलेज के समय में एक उनकी किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था आउटब्रेक। उसमें उन्होंने एक कहानी बताई कि किस प्रकार से एक बड़ा सा लैब है जहाँ दुनिया के सारे वो कीटाणु जो खत्म हो चुके हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल पॉक्स, ऐसे कीटाणुओं को वहाँ जमा करके रखा गया है अच्छे उद्देश्य के लिए कि दुनिया में कभी कहीं इन्फेक्शन हो तो उस समय उस कीटाणु से वैक्सीन बनाया जा सके और उस वैक्सीन से लोगों की जान बचाई जा सके। अपराधियों के गिरोह को वहाँ से इबोला वायरस नामक एक वायरस वहाँ से मिल जाता है उनको, और उस वायरस को क्रिमिनल्स ने या माफिया ने पूरे दुनिया में कुछ टारगेट करके जगह पर फैलाया और उससे अपना फ़ायदा उठाने का काम किया। ये किताब मेरे ख्याल से करीबन 3 दशक, 30-35 साल पहले ये किताब आई थी, तब हमने पढ़ा था। कोविड-19 का जब प्रकोप दुनिया में आया, मेरे जहन में तुरंत ये कहानी आ गई थी कि रॉबिन कुक ने तब ये प्रेडिक्ट किया था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और आपको शायद याद होगा जब कोविड-19 के बारे में जब चर्चाएं चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उस समय कहा जा रहा था कि ये वायरस वुहान के लैब से जानबूझ के लीक किया गया, और जो ऑफिशियल वर्जन चाइना की तरफ से था वो लोग कह रहे थे कि नहीं, ये बात गलत है। सो ये उनका आरोप लग रहा था अमेरिका की तरफ, अमेरिका का आरोप लग रहा था वुहान लैब की तरफ। दुनिया परेशान थी कि करना क्या है, ये चल क्या रहा है, कुछ भी हो। उस दौरान जब बहुत से वीडियो देखने का प्रयास किया था, एक वीडियो मिला जिसमें 2015 में दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से एक, वो वीडियो मुझे मिला बिल गेट्स का। 2015 का वो वीडियो है और बिल गेट्स उसमें एक वार्निंग दे रहे हैं
कि आने वाले समय में बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। 2015 में बिल गेट्स कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी महामारी आ सकती है। पैंडेमिक फ्लू जैसी बीमारी एक आ सकती है। 2015 में उन्होंने कहा था। मैं इसके तह में नहीं जाना चाहता और इसके मैं ज़्यादा अर्थ भी नहीं निकालना चाहता। मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने आशंका व्यक्त की। शायद वैसे ही आशंका 2018 में WHO और अन्य संस्थानों ने व्यक्त की और इसका नाम रखा पैंडेमिक एक्स या वायरस एक्स। जब वायरस एक्स की बात जब हुई थी, उस समय WHO ने कहा था कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब 3 वायरस का उन्होंने नाम लिया था, सार्स वायरस, जिका वायरस और इबोला वायरस। ये 2018 में जब वायरस एक्स का नाम हुआ तो एक्स के अंदर इन 3 वायरस को खास करके रखा गया था, इबोला, सार्स और जिका। जिका तो छोटे जगह पर रह गया, इबोला भी उतना नहीं है। सार्स वायरस था, यही कोरोना वायरस के रूप में इसी का एक अवतार पूरी दुनिया के सामने आया, तो वो भी एक्स वायरस था। और उस समय 4-5 वायरस के बारे में और उस डिक्लेरेशन में चर्चा की गई थी, लासा फीवर, निपाह फीवर, मार्बर्ग फीवर और रिफ्ट वैली वायरस। तो इन वायरसों के बारे में बात हुई और पैंडेमिक एक्स के बारे में ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीजेस WHO की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया। तो उसमें कहा गया कि डिजीज एक्स रिप्रेजेंट्स द नॉलेज दैट अ सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक could be caused by a currently unknown pathogen to cause human disease। मतलब कि एक्स डिजीज है, ये किसी अननोन वायरस से भविष्य में कोई बड़ा इन्फेक्शन आ सकता है, इसकी आशंका को ही उन्होंने डिजीज एक्स का नाम दिया था। हाइपोथेटिकल डिजीज का नाम 2018 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल उठता है, स्वाभाविक है, सच माने तो जिस समय कोविड-19 आया था उस समय जो मेडिसिन की एक बहुत कहें तो दैट्स लाइक बाइबल, हैरिसन, उसमें हमने वायरस की पूरी लिस्ट निकाली तो उसमें 176 वायरस थे, 176 कि 176 वायरस ऐसे हैं जो छोटे छोटे वायरस जिनमें संभावना है मनुष्य को इन्फेक्ट करने की, तत्काल वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उसमें कोरोना वायरस की चर्चा थी। उसमें ये नहीं लिखा था कि वो लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें लिखा था कि पेट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेट को नुकसान कर सकता है, थोड़ा बहुत ब्रेन को नुकसान कर सकता है। मुश्किल से 2 लाइन लिखा था। किसने सोचा था कि कोविड-19 से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वैसे वहां 176 वायरस की लिस्ट थी। नए वाला जो एडिशन आया हैरिसन में, उसमें और वायरसेस की चर्चा है। तो ये सब हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। कौन सा वायरस नए म्यूटेशन के साथ कब आएगा कोई नहीं कह सकता। मुझे याद आता है 1962 मीन्स 1962, उस समय अमेरिका के सर्जन जनरल, कहा जाता है कि जैसे वो वहाँ के जो पब्लिक हेल्थ के हेड होते हैं, उनका एक बयान आया था कि वी आर फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे छोटे कीटाणुओं से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैनकाइंड और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ाई चल रही है। और उसके जवाब में उन्होंने लिखा, इट अपीयर्स दैट द माइक्रोब्स हैव वन द फर्स्ट राउंड, कि जो कीटाणु हैं उन्होंने पहली लड़ाई हम लोगों से जीत ली है। उन्होंने इसलिए कहा था कि जो कीटाणु थे और जो हमारे पास दवाइयाँ थी, उन दवाइयों से रेसिस्टेंस कीटाणु बहुत जल्दी बना रहे थे। वो दवा उन पर असर नहीं कर रहे थे, चाहे वो वैक्सीन हो या फिर वो एंटीमाइक्रोबियल दवाएं हों। तो इसलिए उस समय कहा, तो
सही कहिए तो उन्होंने जो कहा उसे भी हम ले सकते हैं एक इशारे के रूप में कि उन्होंने 1962 में इस पैंडेमिक एक्स की ओर इशारा कर दिया था, जिसको WHO ने ऑफिशियली 2018 में कहा है। अब सवाल उठता है हम क्या करें। तो इस पर जाने से पहले कुछ बातें और मैं साझा करना चाहता हूं। अभी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और अमेरिका में बहस चल रही है सीनेट के अंदर में, और ऑफिशियली फॉर्मली बहस चल रही है, और कई बार कुछ पेपर्स भी दिए गए हैं जहां बात रखी गई है कि जो वैक्सीन कोरोना के समय में दिए गए, उन वैक्सीन को यदि नौजवान को दिया जाए, यंग एडल्ट्स को दिया गया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फाइजर कंपनी की वैक्सीन के बारे में बात उठी, एक डॉक्टर कैंपबेल हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भी इस बात को रखा, और फाइजर कंपनी के बड़े पदाधिकारियों से पूछा गया कि आप ये बताएं कि जो वैक्सीन हुआ उससे बच्चों में या फिर यंग लोगों में हार्ट की बीमारी कैसे हुई, क्यों हुई, इसका स्पष्टीकरण दें। इसका जवाब वो नहीं दे पाए। अमेरिका के सीनेट में एक और कंपनी है, मॉडर्ना कंपनी है, जिसने बहुत वैक्सीन, mRNA वैक्सीन बनाए दुनिया के लिए। उस कंपनी पर आरोप लगा कि इन्होंने $400 मिलियन वहां की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और उसके सहायक संस्थाओं को दिया। $400 मिलियन दिया। प्रश्न उठा कि क्या ये आपने वैक्सीन रिकमेंड करने के लिए दिया, या सीधे शब्दों में कहें तो कहीं ये रिश्वत तो नहीं था। तो जो मॉडर्ना कंपनी के पदाधिकारियों की ओर से जवाब आया कि नहीं, ये रिश्वत नहीं है। एक जवाब था कि हमने जो शोध किया है उस शोध में उनके साथ मिलकर हम कर रहे थे, सो एक रॉयल्टी का हिस्सा है। और एक जगह आया कि नहीं, हमने ये पैसा उनको दिया है NIH को, ये जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि किसी को लाभ होता है तो उस लाभ का हिस्सा आप दे रहे हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो रिश्वत। तो ये चर्चाएं अभी चल रही हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चर्चाएं चल रही हैं वैक्सीन के बारे में। तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि वैक्सीन को जो परमिशन मिला था वो इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिला था, और पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को लोगों ने अलग अलग देशों में अपने अपने कायदे कानून के हिसाब से इस्तेमाल किया। और मैं भी मानता हूं कि जो देश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो साइंटिफिक स्टडी के बारे में और अपने पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करके ही कुछ गाइडलाइंस जारी करते हैं, और उसको निश्चित रूप से फॉलो किया जाना चाहिए। उस पर शंका करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैंने आपके सामने रखा कि अभी आज के तारीख में ये चीज़ें चल रही हैं वैक्सीन के बारे में। और उस समय ये भी आया कि जो नए वायरस जब आते हैं तो उनके लिए किट्स की जरूरत पड़ती है जांच करने के लिए, चाहे वो वायरल एंटीजन का जांच करना हो या फिर वायरस के एंटीबॉडीज का जांच करना हो, किट्स की जरूरत पड़ती है। तो किट्स भी पूरे दुनिया में, इसका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, मिलियंस में जाता है। जिस तरह वैक्सीन का जो बाजार है वो बिलियंस में जाता है, किट्स का बाजार भी बिलियंस में जाता है। और इसी के साथ जुड़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का चैप्टर भी खुलता है। जब लोगों को लगता है कि बहुत खर्चीला इलाज है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर भी सामने आता है और कहता है कि हमसे आप इंश्योरेंस कराएं, ताकि कभी आपको इस बीमारी से कहीं भर्ती होना पड़े या इलाज करना पड़े तो उस समय हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि वैक्सीन जो बनाती हैं कंपनियां वो कहीं गलत कर रही हैं, या किट्स जो बनाती हैं वो कंपनियां गलत कर रही हैं, या इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो गलत कर रही है। मेरा बिल्कुल उस तरफ इशारा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पास कंक्रीट सिस्टम नहीं है।
बीमारियों से बचाव का कोई पक्का साधन नहीं है। इन बीमारियों से इलाज कैसे हो उसका भी कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो यहां मैं बताना चाहता हूं आपको, जब कोरोना जब आया था उस समय आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग दवाओं के बारे में जो मैगजीन्स हैं, साइंटिफिक जर्नल्स हैं, उसमें भी चीज़ें आई। तो स्वाभाविक था कि ये बीमारी नई थी और इसके प्रति लोगों का जो जो कंसर्न था वो बहुत ज़्यादा था। एक ट्रायल आया जिसमें आया कि इसमें स्टेरॉयड देना चाहिए। पाया गया कि स्टेरॉयड के कारण स्टेरॉयड देने के कारण लोगों में शुगर की बीमारी बहुत हो गई। कई दफ़ा वो कीटोएसिडोसिस हुआ। और तो और बाद के समय में जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहा गया, पाया गया कि जिन लोगों में स्टेरॉयड दिया गया था उनमें म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ज़्यादा आए। बहुत से लोगों की जान गई। बहुत से लोगों के जो ऑपरेशन हुए, नाक और जबड़े के आसपास का ऑपरेशन हुआ, उससे उनका चेहरा आजीवन बिगड़ गया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? इसमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि वो स्टेरॉयड देना सही था या नहीं था। ये ट्रायल का रिपोर्ट आया और स्टेरॉयड लोगों ने दिया भी, क्योंकि कुछ मानक रूप से कुछ भी हमारे सामने नहीं था। फिर एक दवा का आया, रेमडेसिविर का नाम आया, और भी कुछ एंटीवायरल्स के नाम आए। मुझे याद है जहाँ मैं रहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में रेमडेसिविर के वायल्स नहीं मिलते थे, ब्लैक में बिकते थे। एक एक वायल का दाम 10,000, 15,000, 20,000 रुपये ऐसे लगता था। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात उठी, एक व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का लगता था, और उसके बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि उनका कोरोना से बच ही जाएंगे। अब सामने आने लगा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिन्हें लगा या ये दवाएं जिन्होंने इस्तेमाल की, अब सामने आने लगी है कि उनकी इम्यूनिटी पहले जैसी नहीं रही। और इम्यूनिटी पहले जैसी नहीं रही का मतलब है आपका जो नेचुरल प्रतिरोध क्षमता होती है, जिसे हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, वो बदल गई। और अभी हम लोग अपने प्रैक्टिस में और ऐसे भी पाते हैं कि बहुत सी बीमारियां जो लेटेंट अवस्था में थी, जो सुषुप्ता अवस्था में थी, शरीर के अंदर दबी हुई थी, जैसे शिंगल्स बोलते हैं, वेरिसेला जोस्टर, जो छाती पर देखेंगे छोटे छोटे दाने जैसे या वेसिकल्स जैसे निकलते हैं, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं कि मकड़ा चाट गया, वो चीज़। या कई दफ़ा लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, कुछ लोगों में अंदर में ट्यूबरकुलोसिस दबा था, वो सामने आ गया। तो ऐसे बहुत से इन्फेक्शन हैं जो सामने आ गए। कुछ लोगों में पाया गया कि उनमें डायबिटीज़ पहले नहीं था और बाद में डायबिटीज़ हो गया। इसे न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहा गया। तो मैं समरी में आपको कहना चाहता हूँ, पहली बात कि ये जो पैंडेमिक एक्स या वायरस एक्स की चर्चा है, इससे घबराने और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चलता रहा है, सिर्फ एक नाम 2018 में रखा गया और आज किसी एक साइंटिस्ट ने इस बात को सामने रख दिया इंग्लैंड में कि इस प्रकार की किसी वायरस से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई नई बात कुछ भी नहीं कही। दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं है कि कोई वायरस आ जाए। आखिर हजारों लाखों साल से मनुष्य तो इस प्लैनेट पे रह ही रहे ना। तो नए वायरस क्यों आ रहे हैं? नए वायरस इसलिए आ रहे हैं कि हमने प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ की है। ग्लोबल वार्मिंग है, एटॉमिक रेडिएशन है, अपने स्वास्थ्य का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, और जो स्वास्थ्य की जो बेसिक चीज़ें थी उन्हें हम भूल गए। बड़े अस्पतालों की तरफ हम बढ़ते चले गए और उसके चक्कर में भूल गए कि जहाँ हमारे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जहाँ रहती है, गांव में और शहर में भी, जो शहर का जो छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं या जो पब्लिक हेल्थ के जो एजेंसीज होती हैं, उनको रोबस्ट बनाना किसी भी देश का काम होता है। WHO ने अभी कुछ दिन पहले WHO की तरफ से भी एक गाइडलाइन आया कि हम कोविड-19 के बाद सुस्त हो गए हैं, हमारी सर्विलेंस कमज़ोर हो गई है। सर्विलेंस कमज़ोर हो गई मतलब हम जो निगरानी कर रहे थे वो निगरानी कमज़ोर हो गई है, और हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को जो मजबूत करना चाहिए था उस अभियान में हम धीमे पड़ गए। उसको मजबूत करने की ज़रूरत है।
दोस्तों, इस बात को यही मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।